Okay ji, the example that we have got in hand, 17 to 20 degree pressure angles per pinion, rotates at 1800 revolution per minute and transmits 4 horsepower to 52 to disc gear. डायमीटरल पिच जो है हमें गिवन है गियर की, उसके अलावा फेस विड्थ गिवन है, क्वालिटी स्टैंडर्ड नंबर 6, इसको अभी हम देख लेते हैं ये क्या चीज़ है, आगे चल के ये काम आएगी जी ये पैरामीटर। उसके अलावा द गियर्स आर स्ट्रैडल माउंटेड विद बेयरिंग्स इमीडिएटली एडजेसेंट, द पेडल इज द पिनियन इज ग्रेड 1 स्टील विद हार्डनेस 250 Brenner to surface and through hardened core. The gear is steel through hardened also grade 1 material with a Brenner hardness of 200, tooth and the tooth surface and core. Pinions Poisson ratio is 0.30. इसके अलावा आपको जो पैरामीटर्स हैं JP एंड JG वो 0.3 एंड 0.4 ये भी आगे यूज़ होंगे। यंग मॉडुलस गिवन है, द लोडिंग इज स्मूथ बिकॉज ऑफ मोटर एंड लोड, यानी कि हमें वेलोसिटी फैक्टर जो है वो हम 1 इसमें लेके चल सकते हैं। एज्यूमल पिनियन लाइफ ऑफ 10^8 साइकिल्स एंड रिलायबिलिटी ऑफ 0.90 and use yn is equal to 1.355 and so on। इसी तरह zn गिवन है, ट्रूथ प्रोफाइल एंड ग्राउंड गिवन है, इसको अभी हम देख लेते हैं कि ये कहाँ यूटिलाइज होगी। दिस इज अ कमर्शियल एंड क्लोज गियर यूनिट, हमें फैक्टर सेफ्टी फाइंड आउट करना है फॉर द गियर्स इन बेयरिंग, इन बेंडिंग, इन वेयर, और उसके बाद बाय एग्जामिनिंग फैक्टर सेफ्टी आइडेंटिफाई द थ्रेड टू ईच गियर एंड टू द मैश। ठीक है, ओके अभी तक हमने बहुत बेसिक से मैंने सिंपल मेन फार्मूलाज अभी तक हमने कवर किए थे। अभी आगे चलते हुए हम जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हर स्टेप पे जाके जो पैरामीटर यूज़ होगा उसको हम पहले एक बार स्टडी भी करेंगे और साथ साथ जो है उसको यूटिलाइज भी करेंगे। सो अगर हम यहाँ आ जाते हैं, हमारे पास ये एक्सप्रेशंस थे जो कि हमने फाइंड आउट किए थे। इसमें स्ट्रेसेस के ये सारे यूनिट्स जो हैं हमारे इंपीरियल में यूज़ हो रहे हैं, तो ये फार्मूलाज हम इंपीरियल में ही यूज़ करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, WT यानी कि जो टेंजेंशियल लोड है हमारे पास, उसके अलावा जो है कैपिटल P या डायमीटरल पिच जो है हो सकता है वो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़े, पिच डायमीटर फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है कुछ केसेस में हमें पिच लाइन वेलोसिटी फाइंड करनी हो, सो हम स्टेप 1 में करेंगे। उसके बाद जो है ये K0 है जो कि ओवरलोड फैक्टर है, उसके बाद KV वेलोसिटी आपके पास ये डायनामिक फैक्टर है, उसके अलावा ये KS है जो कि हमारे पास साइज़ फैक्टर है, उसके बाद KM है जो कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, उसके बाद KB आएगा जो कि हमारे पास रिम थिकनेस फैक्टर है। ये सारे अभी आगे चल के हमने डिस्कस करने हैं। उसके बाद जो है KR है जो कि रिलायबिलिटी फैक्टर है, उसके बाद YN है जो कि बेंडिंग स्ट्रेस एक फैक्टर है, उसके अलावा KT है जो कि हमारे पास टेम्परेचर फैक्टर है, उसके बाद ये I है जो कि सरफेस स्ट्रेंथ ज्योमेट्री फैक्टर है, उसके बाद CP है जो कि हमारे पास इलास्टिक कोफिशिएंट है, उसके बाद SF आएगा हमारे पास जो कि हमारे पास गियर बेंडिंग स्ट्रेस एक कोफिशिएंट है, और उसके बाद SCB है जो कि गियर कॉन्टैक्ट स्ट्रेस कोफिशिएंट है। उसके अलावा ZN है हमारे पास जो कि हमारे पास स्ट्रेस साइकिल फैक्टर है, उसके बाद हम CH फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास हार्डनेस रेशियो फैक्टर है, और इसके अलावा जो CF है वो हम यहाँ इस केस में 1 लेंगे। सो ये हमारे पास जो हैं कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए हम ये फाइंड आउट करेंगे। सो F और J जो है वो हमें यहाँ डेटा में गिवन है, उसके अलावा ये स्ट्रेसेस की वैल्यू हैं, ये ऐसे जो है अननोन है जो कि हमने यहाँ ऑरेंज, ये जो ऑरेंज से शेड में है ये तमाम फैक्टर्स हम इवेंचुअली फाइंड आउट करेंगे। ओके सबसे पहले जो है बिफोर के हम जो है वी मूव इनटू एग्जांपल, आप लोगों ने क्या करना है कि अपने पास एक इस तरह की एक चेकलिस्ट बना लें। चेकलिस्ट बनाने से क्या होगा कि जैसे जैसे हम एक चीज़ हम करते जाएंगे आपने यहाँ से डबल चेक करते जाएंगे, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या काम किया है और किस स्टेप पे हम पहुँचे हुए हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हमने जो है लाजमत है हमारे पास पिच डायमीटर जो है वो भी नहीं गिवन, ठीक है, और हमें यहाँ
जो गिवन है वो आपको यहाँ नंबर ऑफ टीथ हमें गियर के गिवन है जो कि 52 हैं, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ डायमीट्रल पिच है जो कि हमें गिवन है 10 टीथ पर इंच। इसका मतलब है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो पिच डायमीटर है फॉर गियर दैट वुड बी इक्वल टू 5.2 इंच। ओके, उसके अलावा जो है हमने यहाँ वेलोसिटी, पिच लाइन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए जो फार्मूला होता है दैट इज़ पाई डी एन डिवाइडेड बाई 12। अगर आप इसको सिंपल सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये पाई एज इट इज़ आ जाएगा। डी जो है हम यहाँ ओपिनियन के लिए यूज़ करेंगे जो कि हमें यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, दैट इज़ अराउंड ओके, वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके जी, अगर हम ओपिनियन के लिए फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास ये नंबर ऑफ टीथ 17 थे और डायमीटर पिच जो है वो हमारे पास यहाँ 10 टीथ पर इंच ही रहेगी। इससे अगर हम पिच डायमीटर फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 1.7 इंच। सो अब हमारे पास जो है यहाँ डी गिवन है 1.7 मल्टीप्लाई बाय एन विच इज़ अराउंड 1800 डिवाइडेड बाय 12। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 801.1 फीट पर मिनट। उसके बाद जो है हमने लोड फाइंड आउट करना है WT दैट इज इक्वल टू 33,000 मल्टीप्लाई बाय H डिवाइडेड बाय V। सो यानी कि दैट वुड बी इक्वल टू 33,000 मल्टीप्लाई बाय H। 4 HP हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है और यहाँ भी हमने ये वेलोसिटी फाइंड आउट की है 801.1। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास ये 164.8 LBF आएगी। सो अभी तक हमने जो फर्स्ट स्टेप था उसके हमने नोन्स फाइंड आउट कर लिए हैं। सो हम यहाँ से फर्स्ट को टिक कर देंगे कि हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं ओवरलोड फैक्टर पे। ओके, सो ओवरलोड फैक्टर जो है दैट इज़ बेसिकली के नॉट से डिनोट करते हैं, दैट इज़ इंटेंडेड टू मेक अलाउंस फॉर all externally applied loads in excess of the nominal tangential load in a particular application। यानी कि कुछ केसेस हो सकते हैं अगर लेट्स से मशीन में ऑपरेशन में हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा लोड जो है उसके ऊपर या ओवरलोड जो है लेट्स से हो जाए। लाजमी होता है अगर शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है तो शाफ्ट का अपना वेट भी एक्ट कर रहा होगा, और अगर बेरिंग वगैरह है तो लाजमी होता है मैस वगैरह जो है लाजमी होता है इक्वेशन बैलेंस अगर करनी है तो इवेंचुअली जो है इसके ऊपर लोड आएगा। सो इस तरह की चीज़ों को जो है हमने कवर अप करने के लिए जो भी एक्सटर्नली अप्लाइड लोड्स कुछ इस तरह से अप्लाई हो रही हैं या फिर कह लें रेजिडुअल कुछ जो हैं आपके पास फोर्सेस मौजूद थी, सो उनको हमने कैटर करने के लिए हम यहाँ ओवरलोड फैक्टर यूज़ करते हैं। ओके, और यानी कि आप इसको यूँ समझ लें कि overload factor incorporates examples like variation in torque from mean torque due to fluctuation in due to firing in IC engine। ठीक है, सिंपल जब इग्नाइट हो रहा होता है फ्यूल तो हमने जो है देखा है कि आपके पास जो टॉर्क है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं होता बल्कि जो है लाजमी होता है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है। तो इस तरह की जो फ्लक्चुएशन है वो ओवरलोड फैक्टर में कवर अप हो रही होती हैं। ओके, अब यहाँ जो है हमें अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो आपको जो है यहाँ सोर्स के बारे में आपको बता दिया गया था द लोडिंग इज स्मूथ, यानी कि अगर तो लोडिंग स्मूथ है इसका मतलब है कि पावर सोर्स यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से हम ये जो फैक्टर के नॉट है हम ये 1 ले रहे होंगे। सो हम यहाँ कह देते हैं कि जी जो के नॉट है दैट इज़ इक्वल टू 1।
सो हमने अब ये भी फाइंड आउट कर लिया है और हम यहाँ से चेकलिस्ट से इसको भी टिक कर देते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास डायनामिक फैक्टर है, और डायनामिक फैक्टर बेसिकली जो है दैट अकाउंट्स फॉर द इनएक्यूरेसीज इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी, वाइब्रेशन ऑफ टूथ ड्यू टू द टूथ स्टिफनेस, गियर शाफ्ट मिसअलाइनमेंट, टूथ फ्रिक्शन, इनके दरमियान में जो भी इश्यूज इसमें आ रहे हैं, ठीक है, इन तमाम इश्यूज़ को जो है ये कवर अप करता है। और इसके अलावा इसमें क्वालिटी नंबर यूज़ होगा जिसको हम QV से डिनोट करते हैं, और इसको हम देख लेते हैं। क्वालिटी नंबर अगर 3 to 7 होगा तो वो मोस्टली जो कमर्शियल लेवल पे बनते हैं वो 3 to 7 रखते हैं, और अगर आपने प्रिसीजन क्वालिटी के ऊपर जाना है तो क्वालिटी नंबर 8 to 12 वेरी करेगा। KV फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन जो है गिव ये है। उसके अलावा इसमें दो पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं, A और B। A के लिए ये फर्स्ट रिलेशन है, B के लिए सेकंड रिलेशन है, जिसमें क्वालिटी नंबर भी यूज़ होगा, और इसको हम यहाँ देख लेते हैं। ओके जी, सो अगर आप यहाँ गौर से देखें, पिच लाइन वेलोसिटी के अगेंस्ट ये ग्राफ है और ये क्वालिटी नंबर है, और इस साइड पे डायनामिक कोएफिशिएंट है। हमारी जो पिच लाइन वेलोसिटी है दैट वाज अराउंड 801, सो यानी कि हमारे पास जो ग्राफ है वो समवेयर हियर कुछ इधर कहीं लाई करना चाहिए, और हम क्वालिटी नंबर हम 6 ले रहे हैं, और इसके अगेंस्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो क्वालिटी नंबर है वो हमारे पास जो है क्वालिटी नंबर 6 है। अभी क्वालिटी नंबर 6 लेके चलते हैं, KV को नहीं तंग करते। ओके जी, यहाँ दो पैरामीटर्स हैं आपके पास, A और B। B को अब अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो B हमारे पास बनता है 0.25 × 12 - 6 और ये 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.8255, और इसी तरह इसको यूज़ करते हुए फिर हम A को यूज़ करेंगे, और A को जब आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सो डैट वुड बी 50 + 56 × 1 - B। सो ये आपके पास आता है 59.77। ओके जी, अब अगर हम KV का फॉर्मूला देखें, हमारे पास चूँकि वेलोसिटी जो है वो फीट पर मिनट में है, सो हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे KV = A + √V डिवाइडेड बाय A, और होल जो है वो रेज़्ड टू पावर P, यानी कि 59.77 + √801.1 डिवाइडेड बाय 59.77 रेज़्ड टू द पावर 0.8255। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर है डैट वुड बी implies KV would be 1.377। सो वो कुछ ग्राफ के बिल्कुल सही बन रहा है, कुछ लाजमत है हमने यहाँ जब ये ड्रॉ किया तो एक्यूरेट नहीं बना, ये हमने 1000 में रखे से थोड़ा सा इधर रखना चाहिए था, तो हम ग्राफ से भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 1 more is down, सो हम इसको भी चेक कर देते हैं। सो डैट इज़ डन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है डैट इज़ साइज फैक्टर। जो साइज फैक्टर है, द साइज फैक्टर रिफ्लेक्ट्स नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज ड्यू टू साइज। हम जो है साइज फैक्टर जो है उसको 1 भी हम एज्यूम कर सकते हैं, या फिर हम ये रिलेशन जो गिवन है इसको हम यूज़ करेंगे
यहाँ एफ जो है वो फेस विड्थ है, वाई जो है लेविस फॉर्म फैक्टर है जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। उसके बाद पी जो है डायमीट्रल पिच है, और इनको यूज़ करते हुए हम सिंपल यहाँ से साइज़ फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। और ये जो साइज़ फैक्टर है ये डिफरेंट पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा। उसमें टूथ साइज़ है, डाई ऑफ पार्ट है, रेशो ऑफ टू थिकनेस टू डाई ऑफ पार्ट, फेस विड्थ है, एरिया ऑफ स्ट्रेस पैटर्न है, और इसके अलावा जो है हार्डनेस वगैरह जो है, या फिर हीट ट्रीटमेंट आपने की है या नहीं की है। तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं, और ये जिसकी वजह से हम ये इवेंचुअली जो है हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं। ओके, सो हम वक्त इसको यहाँ से टिक कर जाते हैं, और अब हम आ गए हैं यहाँ पे। ओके जी, सबसे पहले जो है अगर हमने ये रिलेशन यूज़ करना है, सो हमारे पास फेस विड्थ हमें गिवन है जो कि 1.5 इंच जो है हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन थी। ओके, उसके अलावा जो है हमें जो चीज़ फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये पिनियन के लिए भी फाइंड आउट करना है और हमने गियर के लिए भी फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास जो पिनियन है उसके लिए नंबर ऑफ़ टीथ थे हमारे 17। सो हमारे पास ये y की रिलेशन आ गई कि हमारे पास y फॉर पिनियन इज़ इक्वल टू 0.303। इसी तरह जो हमारे पास गियर है उसके नंबर ऑफ़ टीथ जो हैं 2052। सो 52 के अगेंस्ट जो है हम ये यूज़ करेंगे या तो जो है अगर हम इसको इंटरप्लेट कर लेते हैं इनको, ठीक है, यानी कि दैट वुड बी y2 minus y1 divided by y minus y1 is equal to x2 minus x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। सिंपल जो है इंटरपोलेशन का फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे, और सॉरी जब आप इसे इंटरपोलेशन यूज़ कर लेते हैं 50 और 60 को रख के आप इंटरपोलेट करेंगे तो हमारे पास ये जो गियर के लिए है डैट वुड बी 0.412। सो इट इम्प्लाइज कि आपके पास जो KS है फॉर पिनियन डैट वुड बी इक्वल टू 1.192 इंटू F जो कि 1.5 है मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.303 रेज़ टू द पावर 0.0535, और ये डिवाइड होना था डायमीट्रल पिच से जो कि हमारे पास 10 है। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा 1.043। इसी तरह जब हम फाइंड आउट करेंगे ये गियर के लिए दैट वुड बी 1.192 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.412 डिवाइडेड बाय 10 और रेज़ टू द पावर 0.0535। सो दैट वुड बी 1.052। ओके, ये रिलेशन जो है आई बिलीव ये जो है हमने उलट कर दिया। अलबत्ता इसको अगर आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो एग्जैक्टली यही रिलेशन ही बनेगा। एनीवेज, ओके जी, सो हमने यहाँ साइज़ फैक्टर भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इन लाइन है उसको हम देख लेते हैं जो कि है लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। Load distribution factor modifies the stress equation to reflect non-uniform distribution load across the line of contact। ठीक है, होता बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो आइडियली होता है हम ये चाहते हैं कि जो लोड है वो बेसिकली, या फिर कह लें कि अगर लेट से एक शाफ्ट और शाफ्ट के ऊपर आपने गियर लगाया तो हमारी कोशिश होगी कि जो गियर है वो बिल्कुल मिड में आ रहा हो। दो बेरिंग्स अगर लेट से आपने एंड पे लगाए हैं तो उनके बिल्कुल मिड में आ रहा हो और 0 डिग्री यानी कि कोई स्लोप ना हो उनमें। बट
होता क्या है कि अगर हम प्रैक्टिकली जो है इसको डिस्कस करते हैं तो ऐसे नहीं होता, बट लाजमी बात है मिस अलाइनमेंट जो है एग्जिस्ट करती है। जैसे आपको यहाँ आप इमेज में देख सकते हो कि ये सेंटर लाइन फॉर गियर है और आइडियली जो है आइडियली इस लाइन को यहाँ होना चाहिए था, बट वो यहाँ नहीं है बल्कि एक डिस्टेंस पे डेविएट होके बैक एंड पे है। सो इसकी वजह से जो है लाजमत अब ये डिफरेंट जो फार्मूलाज आपके पास यूज़ हो रहे हैं कि एम जो है लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वो हम इस वजह हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट रिलेशन है, सी एम एफ जो है और या के एम एक ही चीज़ है, ठीक है। सी एम सी जो है वो अनक्राउंड टीथ के लिए 1 है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था। इसके अलावा सी पी एफ है, उसके लिए ये रिलेशन है, सी पी एम जो है उसके लिए ये रिलेशन है, उसके बाद सी एम ए के लिए ये रिलेशन है और सी ई के लिए ये रिलेशन है। तो तमाम जो है फार्मूलाज गिवन हैं। सो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसको हम देख लेते हैं। और जहाँ तक ये इसकी बात है कि ये डिस्टेंस बेसिकली यहाँ यूज़ हो रहा था सी पी एम के लिए कि अगर ये डिस्टेंस जो है लेस दैन 0.175 है तो आपने 1 लेना है। अगर लेट से ये डिस्टेंस जो है 0.175 से ग्रेटर और इक्वल है उससे तो आपने 1.1 पुट करना है। सो बेसिकली ये यहाँ यूज़ होना था। ओके जी, सो हम चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और सबसे पहले जो है हमने इस रिलेशन में देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमारे पास सी एम सी है और सी एम सी यस। सो सी एम सी जो है डैट इज़ 1 फॉर अनक्राउंड टीथ। हमें जो है यहाँ गिवन है कि हमारे पास जो है ये अनक्राउंड टीथ है। सो हम यहाँ से सिंपल हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, बिकॉज ये अनक्राउंड है हमारे पास। और अनक्राउंड हमें कहाँ से पता लगा? अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं तो यहाँ आपको ये गिवन है। ओके, सो अनक्राउंड जो है हमने फर्स्ट फैक्टर जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद है सी पी एफ हमने फाइंड आउट करना है। सो फेस विड्थ जो है हमारी चूँकि वो 1.5 इंच है, सो उसके लिए हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। सो अगर हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सो CPF is equal to F which is 1.5 और इसके बाद जो है डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई, अगर हम ओपिनियन के लिए फाइंड आउट करते हैं सो डैट वुड बी 1.7 माइनस 0.0375 और प्लस 0.0125 मल्टीप्लाई बाय 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सी पी एफ है डैट वुड बी 0.0695। ओके, इसी तरह जो है अब हमने अगर सी पी एफ हमने फाइंड आउट कर लिया, अगर हम इस रिलेशन को देखते हैं सो जो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है वो सी पी एम, और सी पी एम जो है वो हमारे पास यहाँ से इस रिलेशन से आ जाएगा। और सी पी एम जो है फिल वक्त हम इसको 1 ही एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है जी। सी पी एम भी हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद से सी एम ए जो है वो हमने ए प्लस बी एफ प्लस सी एफ स्क्वायर है और इसके लिए हम इस टेबल को देखेंगे। अब हमारे पास जो यहाँ टेबल है, ठीक है, हम इसको कहते हैं कि जी हमारे पास जो है कमर्शियल एनक्लोज यूनिट केस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्वालिटी नंबर जो है आपको याद हो तो वो हमने 6 लिया था जो कि कमर्शियल को जो है इंडिकेट कर रहा था। अगर इसको देखते हैं तो हमारे पास ये 3 फैक्टर्स आ जाते हैं। यहाँ से ए भी आ गया, आपके पास बी आ गया, आपके पास सी आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सी एम ए के लिए तो आपके पास जो वैल्यू आएगी डैट वुड बी 0.15। इसी तरह जो लास्ट फैक्टर है वो हमारे पास है सी ई जो है दैट इज़ 0.8 फॉर गियरिंग एडजस्टेड एट असेंबली और कंपैटिबिलिटी इट्स इज़ इम्प्रूव्ड बाय लैपिंग और बोथ, ठीक है। अब हमारे पास जो है कोई हमने एडजस्टमेंट वगैरह ऐसा कोई नहीं करनी, ठीक है, तो हम इस केस में सी ई इज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। अब हमारे पास जो है अब ये तमाम डाटा मौजूद है, सो हम के एम फाइंड आउट कर सकते हैं। के एम वुड बी इक्वल टू
1 प्लस CMC और फिर दोबारा ब्रैकेट के अंदर CPF इंटू CPM प्लस CMA इंटू CE, यानी कि डैट वुड बी इक्वल टू 1 प्लस CMC विच इज़ ऑल्सो 1, उसके बाद ब्रैकेट में CPF जो कि 0.0695 मल्टीप्लाई बाय CPM जो कि हमने 1 एज्यूम किया था। उसके बाद जो है हमारे पास CMA आना है, CMA की वैल्यू जो है 0.15 आएगी मल्टीप्लाई बाय CE जो कि 1 है। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास KM 1.22 आएगा। सो हमने ये भी सॉल्व कर लिया है और हम इसको भी चेक कर देते हैं। ओके, उसके बाद जो है अब हमने रिम थिकनेस फैक्टर को हमने स्टडी करना है। सो मूविंग ऑन टू रिम थिकनेस फैक्टर। रिम थिकनेस फैक्टर बेसिकली उस केस में वैलिड आपके पास होता है व्हेन द रिम थिकनेस इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड full support for the tooth root. The location of bending fatigue failure may through the gear rim rather than at the tooth fillet. ठीक है, यानी कि बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास यहाँ आपको एक गियर नज़र आ रहा है और हो सकता है कुछ केस में हो सकता है कि आपके पास जो रिम थिकनेस है वो इतनी नहीं है कि वो आपके जो गियर टीथ है, और हमने जब ल्यूइस फॉर्म फैक्टर की बात की हमने कहा जी कि बिल्कुल वो इंटरफेस पे जो है फिलेट पे वहाँ बेसिकली मैक्सिमम लोड लगेगा। तो होगा क्या कि अगर लेट से आपके पास यहाँ गियर है और उसको जो है कंप्लीट वो उस तरह गियर टीथ को जो है सपोर्ट नहीं मिल पाई, तो क्या होगा कि जो रिम है वहाँ से ये जो है आपके पास फेलियर आपके पास आ जाएगा। सो उस केस को अवॉइड करने के लिए हम शुरू में रिम थिकनेस फैक्टर जो है हम उसको लेके चलते हैं। सॉरी, यहाँ जो है अगर इसकी भी कंप्लीट डेरिवेशन है, ठीक है, इसमें जो है ये रिलेशन आपके पास MB जो है उसमें TR आपके पास आ रहा है जो कि रिम थिकनेस बिलो टूथ है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ विजिबल भी है। उसके अलावा आपके पास जो HR वो हाइट ऑफ टीथ है। सो उनको यूज़ करते हुए जो है हमने यहाँ से ये रिलेशन हमने डिवाइस किया है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये जो रेशो है कह लें कि ये रिम थिकनेस रेशो है बेसिकली जो है, अगर ये लेस देन 1.2 है तो उसके लिए ये रिलेशन यूज़, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2 है तो उसके लिए उस केस में हमने 1 यूज़ करना है। सो अच्छा, अब अगर हम अपने केस में देखते हैं, ठीक है, अब हमारे पास जो है ये डेटा इतना डिटेल में नहीं गिवन, सो हम इसको सिंपल एज्यूम कर लेंगे कि जी वी विल एज्यूम कांस्टेंट थिकनेस गियर्स एंड द रिम थिकनेस फैक्टर KB इज इक्वल टू 1। सो इसी एजम्पशन को हम लेके चलते हैं और हम यहाँ कह देते हैं कि KB इज इक्वल टू 1। सो हमने ये फैक्टर भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट इन लाइन है डैट इज़ रिलायबिलिटी फैक्टर। रिलायबिलिटी जो है हमने डिफरेंट जगहों पे जो है हमने डिस्कस की भी है, हमने कवर भी की है, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। रिलायबिलिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर द इफेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फैटिग फेलियर्स। लोड वेरिएशन जो है उसको हम ये एड्रेस नहीं कर। द गियर स्ट्रेंथ ST एंड SC आर बेस्ड ऑन रिलायबिलिटी ऑफ 99%। अच्छा, होता क्या है कि अगर आपको याद हो कि जब हमने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट को हमने कवर किया था तो हमने देखा था कि जो हमारे पास फेलियर का या फिर लेट से वो जो कर्व हमारे पास आ रहे हैं वो डिफरेंट टेस्टिंग की होती है और उसके बाद हम उसकी एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ जो हमारे पास गियर स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, वो यानी कि आपके पास फटीग में कह लें या फिर कंप्रेशन में आप कह लें कि वो बेस हैं कि रिलायबिलिटी ऑफ 99% पे जाके, यानी कि आपने ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से डेवलप किया। बट लाजमी बात है अब हर केस में जो है वो एग्जैक्ट वहाँ तो नहीं फेल होगा, कुछ केस में उसके बियॉन्ड जाके फेल होगा, कुछ केस में उससे पहले फेल हो रहा होगा। जितनी भी हमारे पास फेलियर थेरीज़ हैं
आपको याद होगा कि लूप, एक हिस्टैरिसीस लूप बेसिकली डेवलप हो रहा होता है और उस रेंज के अंदर कहीं फॉल कर रहे होते हैं, और हमने कहा था कि जितना ज़्यादा जो है उस लाइन के नज़दीक होगा उतना ज़्यादा वो कंजर्वेटिव अप्रोच होगी या सेफ़र अप्रोच होगी। सो सेम वही चीज़ यहाँ है। हमने रिलायबिलिटी जो है हमने इसके लिए नहीं कि हमारे पास जो डाटा है वो किस हद तक जो और किस हद तक जो है हमारा जो डाटा है उस जो है ट्रस्टवर्दी है और उसकी वैल्यूज जो कैलकुलेशन उन पर हम रिलाई कर सकते हैं। सो उसके लिए जो है अगर हम यहाँ देखते हैं आपके पास सिंपल ये डिफरेंट रिलायबिलिटीज़ गिवन है, जितने परसेंट आपको रिलायबिलिटी आपने जो है मेंटेन रखनी है आप रख सकते हैं। हम जो है 90% रिलायबिलिटी पे लेके चलेंगे। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि फॉर रिलायबिलिटी ऑफ 90% हम कह सकते हैं कि जो कि आर है डेट इज़ इक्वल टू 0.85। सो हमने यहाँ से कि आर भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेस साइकिल फैक्टर्स पे। ओके, स्ट्रेस साइकिल फैक्टर्स जो हैं बेसिकली वाई एन है और जेड एन है। वाई एन जो है डेट इज़ फॉर कह लें कि हमारे पास जो फर्स्ट केस हमारे पास होगा जो बेंडिंग वाला केस है उसके लिए एप्लीकेबल है। जेड एन जो है हमारे पास जो कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस आती हैं उनके लिए जो है एप्लीकेबल है। होता बेसिकली क्या है कि हमने अपने एंड्योरेंस लिमिट भी हमने डिस्कस की थी कि 10⁻7 साइकिल्स बेसिकली हमने लिमिट रखी है और उस पर स्ट्रेस लेवल अगर उससे नीचे होता है तो आपका मटेरियल बियॉन्ड जो है डेट पॉइंट पे और स्ट्रेस लेवल अगर कम है तो बियॉन्ड डेट पॉइंट जो है वो फेल नहीं होगा। मगर लेट से अगर आपके पास साइकिल्स जो हैं वो 10 साइकिल से ज़्यादा हो जाते हैं और आपने जो है लाजमी होता है अब ये गियर्स हैं तो हम इस पे रिस्क पे नहीं चल सकते, और हमने बात की थी वो एक हाइपोथेटिकल बात है। सो उसके बियॉन्ड अगर लेट से आपके पास साइकिल हैं 10⁸ 10⁻9 साइकिल्स हैं लेट से, सो उनके लिए क्या होगा। सो उसके लिए जो है हम यहाँ स्ट्रेस साइकिल फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं ताकि जो है हम अगर 10⁻7 से लेट से बियॉन्ड या उससे पहले भी अगर लो साइकिल फटीग भी है सो उस केस में भी हम जो है ये फैक्टर इनकॉर्पोरेट कर सकें। ओके, सो यहाँ चलते हैं और अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट अब देख लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है उसमें आपको यहाँ 10⁻, आपको यहाँ वाई एन जो है आपको यहाँ बता दिया गया कि यू हैव टू यूज़ वाई एन इज इक्वल टू 1.3558 एन रेज़्ड टू पावर माइनस 0.0178। सो 0.3558 का जो है आपने माइंड में रखना है नंबर, और अगर हम देखते हैं तो वो ये नंबर ये लाइक कर रहा है, ठीक है। सो अगर जो है अब इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वाई एन को। अब वाई एन के अंदर जो n है दैट इज़ बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स। सो अब नंबर ऑफ साइकिल्स हमें जो है ओपिनियन के लिए लेट से हम यहाँ कह देते हैं कि जी वो 10⁸8 है। सो अगर वो ओपिनियन के लिए 10⁸8 है तो हम दोबारा वाई एन पी दैट इज इक्वल टू 1.3558 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 और दैट इज रेज़्ड टू द पावर माइनस 0.0178। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वाई एन पी है दैट वुड कम आउट टू बी 0.977। अच्छा, अब हमारे पास गियर के लिए इशू ये है कि लाजिम होता है अब गियर का साइज़ बड़ा होता है सो वो नंबर ऑफ साइकिल उसके वो नहीं होते। बट जो चीज़ हमें नोन है वो ये है कि जो गियर रेशियो है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 17। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ये आपके पास आता है 3.04
0.59। सो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे गियर के लिए those would be equal to 10⁸ divided by 3.059। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, या फिर इसको हम एज इट इज़ ही लेके चलते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर अगर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं डिवाइडेड बाय सो हमारे पास ये वैल्यू बनती है और दैट वुड बी 30 1 2 3 7, yes, so that would be around 3.2 into 10⁻⁷ cycles। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और हम जो है yn फॉर गियर फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास वैल्यू आएगी 0.996। सो इस तरह जो है हमने स्ट्रेस फैक्टर हमने यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो इसके बिल्कुल साथ ही हम जो है अब ये Zn भी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर वो आप स्लाइड में आपने देखा होगा जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप बलून बनाया हुआ, उसमें वो स्टेप नंबर 13 बन रहा था Zn। सो सिंस डैट वाज स्टेप नंबर 13, सो हम स्टेप नंबर 13 हम पहले फाइंड आउट करेंगे। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ Zn भी बिल्कुल उसी तरह ही इसके साइकिल मौजूद हैं, और हम जो है इसी अपर कर्व को यूज़ करेंगे जिस तरह हमने यूज़ किया था आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल हमारे पास जो डाटा था yn के लिए। ओके, एक चीज़ जो आपने यहाँ नोट करनी है कि जो शेडेड रीजन में अगर लेट से आपके पास ये Zn या फिर कॉन्टैक्ट स्ट्रेस के लिए जो स्ट्रेस फैक्टर आ रहा होगा दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लुब्रिकेशन रिजीम, फेलियर क्राइटेरिया, स्मूथनेस ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड, पिच लाइन वेलोसिटी, गियर मटेरियल डक्टिलिटी और रेजिडुअल स्ट्रेसेस, यानी कि इन तमाम चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा। उसके बाद जो है हम इस लाइन में या इस रीजन के अंदर हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो इसकी भी जो है हम अगर हम इसको देख लें कि बिल्कुल वही जो है डिस्क्रिप्शन है yn Zn के लिए बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। और इसको भी उसी तरह ही सॉल्व करना है कि आपके पास जो Zn होगा पिनियन के लिए दैट वुड बी सिंपली 1.4488 मल्टी n यानी कि इंटू 10⁸ रेज़ टू द पावर -0.023। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 0.948, और इसी तरह जो है Zng इसको सॉल्व करते हैं तो दैट वुड बी 1.4488 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁷ साइकिल, जो कि अभी हमने ऊपर फाइंड आउट भी किए थे, माने 0.023। इसको सॉल्व करेंगे दैट वुड बी 0.973। ओके, आई थिंक यहाँ 10⁸ साइकिल, यस सॉरी, यहाँ 10⁸ साइकिल्स गिवन थे, सो ये करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से जो है। और रिलायबिलिटी भी 0.90 गिवन थी जो कि हमने वहाँ एज्यूम की। ये दोनों चीज़ें प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा जो कि जो है प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया वहाँ हम ये इसको स्किप कर गए। ओके जी, सो हमने Z फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज़ टेम्परेचर फैक्टर। अब टेम्परेचर फैक्टर जो है अगर तो आपके पास 250 फ़ारेनहाइट या 120 डिग्री सेल्सियस तक अगर जो है आपके पास टेम्परेचर आपके पास है, सो सिंपल आप इस फैक्टर को 1 ले सकते हैं।
और जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा हम इस फैक्टर को उसी तरह से बढ़ाते जाएंगे। बट हमारे केस में हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि जो है दैट द टेम्परेचर इज़ लेस देन 250 फ़ारेनहाइट। सो इसकी वजह से जो है हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। दैट इज़ राइट नाउ। सो इसको हम यहाँ कह देते हैं कि जी KT इज़ इक्वल टू 1। और इसी तरह चेकलिस्ट में जो है हम टेम्परेचर फैक्टर को भी चेक कर देते हैं और स्ट्रेस साइकिल फैक्टर को भी चेक कर देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास सर्विस टेंस ज्योमेट्री फैक्टर है जो कि I से डिनोट करते हैं हम, और इसको देख लेते हैं। ओके, the factor I is also called pitting resistance geometry factor by AGMA। ठीक है, इसके फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो रिलेशंस हैं, जिसमें जो है आपके पास एक एक्सटर्नल गियर्स के लिए, एक इंटरनल गियर के लिए। इसमें जो फैक्टर यूज़ हो रहा है MN, डेट इज़ लोड शेयरिंग रेशो। फॉर स्पर गियर जो है उसको हम 1 लेते हैं, और प्रेशर एंगल चूँकि एक कांस्टेंट ही होता है स्पर गियर में, सो डैट ये तमाम फाइव जो है दोज आर इक्वल टू प्रेशर एंगल। MG जो कि यूज़ हो रहा है डैट इज़ स्पीड रेशो, नंबर ऑफ टीज़ को हम सिंपल डिवाइड करेंगे और जो है ये हमारे पास इवेंचुअली आ जाएगा। ओके, अब अगर हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ एक तो एक्सटर्नल गियर्स हैं, दूसरी चीज़ हमारे पास जो MG है वो हम पहले फाइंड आउट करके आए हैं, जहाँ हमने 52/17 आप कर लें, यस डेट वाज 3.059। और इसी तरह जो है जब आपके पास ये वैल्यू आ गई, MG की वैल्यू आ गई, और MN हमने 1 एज्यूम करना, सो हम यहाँ इजीली लिख सकते हैं कि I वुड बी इक्वल टू cos of 20 degree into sin of 20 degree multiplied by mg, which is 3.059 divided by 3.059 plus 1 divided by 2 into 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास वैल्यू जो है that will be around 0.121। इसी तरह चेकलिस्ट में इसको भी हम ओके कर देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो इलास्टिक कोफिशिएंट है। इलास्टिक कोफिशिएंट जो है यहाँ सिंपल ये चार्ट है, इसमें इलास्टिक कोफिशिएंट्स गिवन है, सो हम यहीं से हम यूटिलाइज करेंगे और इसको हम पहले एक बार स्टडी भी कर लेते हैं। सिंपल जो है इसमें एज इट इज़ ऐसे चार्ट ही है, ठीक है, इसके अलावा कोई डेटा नहीं है। हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हम देख लेते हैं हमें क्या डाटा गिवन था, तो आपको यहाँ पता लगेगा कि ओके जी क्वालिटी स्टैंडर्ड भी जो है हमने यहाँ यूज़ किया था, सो दैट वाज आल्सो 6, ये भी डाटा हमें गिवन था। ओके, और सो रिगार्डिंग द मटेरियल इज यस द गियर इज स्टील, ठीक है। सो हमें यहाँ मटेरियल हमें नोन है, अब यूज़ करते हैं। ये हमारे पास स्टील है, और हमारे पास जो यंग मॉडुलस है वो भी हमें 30 kPSI गिवन था, सो उसके अगेंस्ट ये 2300, ठीक है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास जो इलास्टिक कोफिशिएंट है CP डेट इज़ इक्वल टू 2300, और इसके यूनिट जो है 2000 स्क्वायर रूट ऑफ PSI। सो हमने ये फैक्टर भी यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, और इसको भी हम यहाँ से चेक कर देते हैं। ओके,
उसके बाद जो है एक और जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ कर रहे हैं गियर बेंडिंग स्ट्रेंथ का यूज़ करना है। AGMA जो है क्या करता है कि इन तमाम स्ट्रेसेस को वो स्ट्रेस नंबर से डिनोट करता है, और आप जहाँ भी देखेंगे इसको स्ट्रेस नंबर वो कहते हैं इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। इसके लिए भी डिफरेंट हार्डनेस के अगेंस्ट जो है इनके कर्व्स हैं और उनको हम यूटिलाइज कर दें हैं बेस्ड ऑन मटेरियल। अब ग्रेड 1 जो है हमें वहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था कि जी ग्रेड 1 का मटेरियल है, और डिफरेंट आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेड 1 ग्रेड्स के हिसाब से हार्डनेस के हिसाब से डिफरेंट जो हैं यहाँ कर्व्स हैं और उसके मुताबिक हम इसको फॉलो करेंगे। दीज आर अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस नंबर फॉर थोरो हार्डन्ड स्टील्स। ये आपके पास जो है नाइट्राइडेड थोरो हार्डन्ड स्टील्स के लिए है। इसी तरह जो है ये जो डेटा है इसमें आप देख सकते हैं कि अब नाइट्रोलॉय है, क्रोम वगैरह हैं। इसके अलावा जो है ये स्टील है, फिर डिफरेंट जो है ये चार्ट की फॉर्म में अवेलेबल है, और इसी तरह SC जो है वो भी इसी तरह हमारे पास यहाँ डेटा में गिवन है। सो सबसे पहले जो है आपको ये जहन में होना चाहिए कि हमें जो है स्टील है, और हमें ये बता दिया गया था कि दोनों जो हमारे पास पिनियन है और गियर हैं दोज आर फॉर ग्रेड 1 स्टील। ओके, यहाँ जो है आपके पास एक और कन्फ्यूजन भी आपके पास हो सकती है कि इलास्टिक कोफिशिएंट जो है हमने जो है किस के लिए हमने यूज़ करना है, या फिर जो है आपने क्योंकि हमारे केस में तो ये हुआ कि दोनों मटेरियल ही हमारे पास सेम थे। अगर लेट से आपके पास वैसे नहीं होता तो फिर आप क्या करते, हम इस फार्मूला को यूटिलाइज़ करते, यहाँ से पॉइजन रेशियो हम जो है फाइंड आउट करते, उसके बाद जो है हम उसके अगेंस्ट यहाँ इसका यंग मॉडुलस हम एंटर करते, इसी तरह गियर के लिए एंटर करते, फिर हमारे पास CP की वैल्यू आनी थी। अगर लेट से दोनों मटेरियल ही सेम है तो हम सिंपली यहाँ से इसी मटेरियल को यहाँ से पिक किया और हमने यहाँ से इसे नोट कर लिया। ओके जी, अब हम कर्व को यूज़ करते हैं। यहाँ हम दोबारा नोट्स पे आ जाते हैं। ओके जी, सो ये हमारे पास है ग्रेड 1 के लिए, ठीक है। ये रिलेशन यूज़ हो रहा है हमारे पास, और इसके अलावा जो SC है उसके लिए हमारे पास ये मटेरियल ये फार्मूला यूज़ हो रहा है जो कि ग्रेड 1 के लिए, क्योंकि ये आपके पास जो है थोरो हार्डन्ड स्टील आपको यहाँ ये गिवन है, ये स्टेट में हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी गिवन था। सो अब हमारे पास ये दोनों रिलेशंस हैं। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि T फॉर पिनियन इज इक्वल टू 77.3 इंटू हार्डनेस इसकी 240 है। ओके, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जी हार्डनेस जो है हमें यहाँ ये 200 गिवन है गियर की और 240 गिवन है हमें पिनियन की। सो वेरीफाई करने के बाद जो है अब हम दोबारा चलते हैं और यहाँ 240 plus 12800 that would be equal to 106,400 psi। इसी तरह जो हमारे पास ST for gear है that would be equal to 77.3 multiplied by 200 plus 12800 that would come out to be around 28260 psi। सॉरी, यहाँ थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो गई है।
Okay जी, so after we have find out all the other remaining parameters, now it's the time to calculate the bending stress. ठीक है जी, सबसे पहले हम पिनियन टूथ में जो बेंडिंग है उसको देखेंगे. ओके अगर फिल वक्त हम यहाँ देखें ये फार्मूला जो कि हमने यूटिलाइज़ करना है और इंपीरियल यूनिट्स में है हमारे पास. ट्रांसमिटेड लोड भी मौजूद है, के नोड ओवरलोड फैक्टर भी मौजूद है, वेलोसिटी फैक्टर या डायनामिक फैक्टर भी मौजूद है, साइज़ फैक्टर भी मौजूद है. उसके अलावा हमारे पास लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी मौजूद है और हम थिकनेस फैक्टर भी मौजूद है. डायमीटरल पिच भी हमें नोन है. उसके अलावा अब हमें फेस विड्थ भी नोन है. और ये जो पैरामीटर है जे, ठीक है, जे अगर आप ये देखते हैं तो जे हमें यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है जे, यस देयर इट इज़, ठीक है, 0.30. जे जो है डैट इज़ बेसिकली अ मटेरियल पैरामीटर और इस वजह से ये आपको नोन होगा और ये हमें इनफैक्ट ये नोन है इस केस में भी. सो इस वजह से हम सिंपल इसको यूटिलाइज कर रहे होंगे. सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ से एक मिनट, ओके. सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिग्मा फॉर पिनियन इज इक्वल टू WT, सॉरी आई विल जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज. यहाँ WT की जगह WT जो है डेट वाज 164.8 मल्टीप्लाई बाय के नोट जो कि हमने 1 लिया, KV 1.377 multiply by KS which was 1.043 multiply by PD which was 10 divided by F which was 1.5 multiply by KM which was 1.22 और multiply by KB which was 1 divided by J जो कि पिनियन के केस में 0.3 हमें गिवन है. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास से जो स्ट्रेस है ये आएगी 6417 PSI. इसी तरह हम जो है अब गियर के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं और यहाँ ही यूज़ करेंगे गियर के लिए भी. बाकी तमाम वैल्यूज़ ऑलमोस्ट जो हैं ये सेम ही है. 164.8 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.377. ठीक है, एक मिनट मैं आपको यहाँ से इनको रिलेट कर देता हूँ जस्ट इन केस इफ एनीबडी इज स्टिल बिट कंफ्यूज्ड. ये आपके पास WT है, ये आपके पास K0 है, ये आपके पास KS है, उसके बाद ये जो है ये पैरामीटर, ये आपके पास PD है. ओके सो हमने यहाँ K0 हो गया, KV हो गया, सॉरी KS रहता है और ये हमारे पास ये जो पैरामीटर है ये KS है. उसके बाद फेस विड्थ है तो ये हमारे पास फेस विड्थ है. ये पैरामीटर जो है आपके पास KM है, ये 1 जो है डैट इज़ KB और ये पैरामीटर जो है ये J है. सो तमाम पैर वैल्यूज़ जो है हमने यहाँ नोट किए. ओके सो 1.377 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास जो KS है वो हमारे पास यहाँ चेंज हुआ है गियर के लिए. अच्छा हम यहाँ देख भी लेते हैं. यस सो ये देखें 1.052. सो इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1.052. उसके बाद जो है नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास जो है डायमीट्रल पिच है जो कि 10 है, फेस विड्थ 1.5 ही रहेगी और इसके अलावा जो KM है वो हमारे पास 1.22 है मल्टीप्लाई बाय KB विच इज़ 1 डिवाइडेड बाय J जो कि गियर के केस में 0.40 हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है. अगर आप जी अब हमने जब ये स्ट्रेसेस निकालें तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर है डैट इज़ टू फाइंड आउट द सेफ्टी फैक्टर SF जो कि हमारे पास बेंडिंग के लिए अप्लाई हो रहा होगा. सो हम फार्मूला को यहाँ पुट कर लेते हैं और अब हम यूज़ कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल
लेट्स से हम पहले पिनियन के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, और यहाँ SF फॉर पिनियन। अब ST जो है, जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट की थी फॉर पिनियन, समवेयर अराउंड है 31350 psi, so that is 31350 multiplied by yn, which is 0.977 divided by KT which was 1 multiplied by KR, ये रिलायबिलिटी फैक्टर जो कि हमने 0.85 लिया था, जो कि जिसकी वैल्यू 0.85 फॉर 90% लायबिलिटी, डिवाइड होगा सिग्मा से। सिग्मा अभी हमने फाइंड आउट किया है विच इज़ अराउंड 6417 psi। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो SF फॉर पिनियन आएगा that would be equal to 5.62। इसी तरह अगर हम SF अब सेफ्टी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं फॉर गियर, सो that would also be all प्रोसीजर वही होगा जो हमारे पास ST की वैल्यू है फॉर गियर, that is 28260 multiplied by yn which is 0.996 multiply by wait a minute, इसको यहाँ से सेपरेट कर देते हैं। ओके, सो 0.966 मल्टीप्लाई बाय सॉरी यहाँ डिवाइड होगा ये, डिवाइडेड बाय 1 multiplied by 0.85 divided by the stress जो कि हमारे पास 4854 है। सो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये SHG की वैल्यू आएगी अराउंड 6.82। सो ये हमने फर्स्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया है इन केस ऑफ पेंडिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमने पिनियन के लिए फाइंड आउट करना है। सो अगर हमने पिनियन के लिए फाइंड आउट करना है, सो हम फार्मूलाज जो है पहले इंपोर्ट करा लेते हैं और उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ हम टॉप पे देखें, नहीं यहाँ फार्मूला नहीं है, सॉरी फार्मूला इंपोर्ट कराते हैं और उसके बाद जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम जो है पिनियन गियर टूथ वेयर फाइंड आउट करेंगे। सो फार्मूला हमारे पास है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं फर्स्टली फॉर पिनियन। और सबसे पहले जो है पैरामीटर है CP, और CP जो है हमारे पास इलास्टिक कोफिशिएंट जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया था 2300 psi। सो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको एज 2300, और यहाँ आपके पास अब ये बाकी पैरामीटर्स जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। WT which was 164.8 multiplied by K0 which was 1 multiplied by KV which was 1.377 multiplied by KS which was around 1.043 multiplied by KM जो कि हमारे पास 1.22 डिवाइडेड बाय DP जो कि पिनियन के केस में हमारे पास 1.7 था पिच डायमीटर। उसके बाद फेस वेट जो कि हमारे पास 1.5 है, मल्टीप्लाई बाय CF जो कि हम 1 लेते हैं, और I है जो कि 0.121 है इस केस में, और के रूट इसका ले लेंगे। सो जब आप इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास ये जो वैल्यू है ये आएगी अराउंड 70360 psi। इसी तरह जो है अब हम अगर गियर के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं,
सो उसमें भी ये फर्स्ट पैरामीटर सेम होगा 2300 मल्टीप्लाई बाय WT which is 164.8 multiply by 1 multiply by 1.377 और यहाँ हमारे पास जो KS है वो 1.052 है और उसके अलावा हमारे पास यहाँ बाकी पैरामीटर सेम ही है 1.22 डिवाइडेड बाय 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.121 और जब इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस है वो हमारे पास आएगी अराउंड 70660 PSI। तो हम सेफ्टी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे फॉर पिनियन और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो CH की वैल्यू है that is for gear only, that is not the case for pinion। यानी कि जो हमारे पास जो पिनियन के केस में सेफ्टी फैक्टर का फॉर्मूला होगा that would be SC dot ZN divided by KT KR and this would be divided by sigma C। यानी कि एक तरह से ये बन जाता है कि ये आपके पास जो है करेक्टेड एक तरह से स्ट्रेस है आपके पास और जो ये आपके पास है डैट इज़ जो मैक्सिमम आपके पास एक तरह से या फिर जो आपके सिस्टम उसके अंदर जो स्ट्रेस एक्ट कर रही है। सो अगर हम वैल्यूज़ पे आ जाते हैं, SC की वैल्यू जो है हमने ऊपर भी फाइंड आउट की जो कि 106,400 है मल्टीप्लाई बाय ZN विच वॉज 0.948 divided by KT which was 1 and KR was 0.85 or divided by sigma C which is 70660। so जब हम इसको अब फाइंड आउट करते हैं so हमारे पास SH for pinion ये हमारे पास आएगा 1.69। इसको हम यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद जो है अब हम आ जाते हैं फॉर गियर। सो हम यहाँ से SH फॉर गियर, अब इस फॉर्मूला को मैं यहाँ सिंपली यूज़ करूँगा। SC जो है हमारे पास यहाँ 93,500 मल्टीप्लाई बाय ZN विच वॉज 0.973 इन फॉर गियर्स मल्टीप्लाई बाय अब CH भी आएगा जो कि 1.005 है डिवाइडेड बाय KT विच वॉज 1 और KR 0.85 और कंप्लीट को सॉरी इसको हम डिवाइड कर लेंगे विद सॉरी ओके, दैट इज गुड नाउ। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1.52। सो ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। सो इस तरह हमारे पास ये जो फर्स्ट टू पार्ट्स हैं न्यूमेरिकल के ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास सिंपल एक डिस्कशन है और हम उस डिस्कशन को भी कैरी आउट कर लेते हैं यहाँ से।
मीनवाइल जो है हम अपनी चेकलिस्ट जो है उसको भी अपडेट कर देते हैं कि हमने ये तमाम पैरामीटर्स। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है अभी हम यूज़ करेंगे कि हमने यानी कि जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारे इस क्वेश्चन की, उसमें कहा गया कि आपने ये वेरीफाई करना है कि बाय एग्जामिनिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी आइडेंटिफाई करना है कि इधर जो है आपको गियर को जो है किस चीज़ से थ्रेट है, बेंडिंग से थ्रेट है या वेयर से या फिर कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस से जो है थ्रेट है। अच्छा, अब अगर ये जो आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी हैं और इनको हम प्लॉट करना चाहें विद ट्रांसमिटेड लोड, तो हमारे पास जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है इन बेंडिंग जो कि SF है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ ये फाइंड आउट किया है, दैट कैन ईजीली बी प्लॉटेड विद ट्रांसमिटेड लोड। यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं कि SF can be plotted linearly with transmitted load, जबकि जो हमारे पास SH है वो नहीं हो पाता, यानी कि वो लीनियरली अगर आपने उसको करना है सो उसके लिए जो है आपको एक और फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा, कैन नॉट बी प्लॉटेड विद WT अनलेस आप क्या करते हैं कि हम तो यहाँ से ये फॉर्मूला देख रहे हैं कि SH इज इक्वल टू जो हमारे पास फुली करेक्टेड कॉन्टैक्ट स्ट्रेंथ और जो स्ट्रेस इम्पोज था जो कि हमने यहाँ ये यूज़ की, इसका हमने स्केयर लेना है। अच्छा, ये जो फैक्टर 2 है दैट इज़ फॉर अनक्राउंड टीथ, और आपके पास जो ये सिंपल हेलिकल या लीनियर स्पर गियर है, अगर लेट से गियरिंग चेंज हो रही है, क्राउंड टीथ आ जाते हैं, तो ये फैक्टर 2 की जगह 3 हो जाएगा। सो जो ये फैक्टर है ये वेरिएबल है, ये 2 से 3 भी हो सकता है, ठीक है, 4 भी हो सकता है किसी केस में। ओके, अब हमने क्या करना है, जब हमने अब इन दोनों को कंपेयर करना है तो बेसिकली हमारा कंपैरिजन बनेगा कि हमने SF को कंपेयर करना है। लेट्स से अगर हमारे पास SF ओपिनियन है उसको हम इन कंपैरिजन लेके आएंगे SH फॉर ओपिनियन के स्केयर के साथ। ये इसी तमाम ये वर्किंग के अराउंड हम बेस करते हुए, और इसी तरह जो है अगर हम SF जो है फॉर गियर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम इन कंपैरिजन लेके आएंगे SF फॉर गियर और इसका स्केयर। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो SF फॉर ओपिनियन है दैट वाज अराउंड 5.62, और अगर हम SH फॉर ओपिनियन का हम स्केयर लें, यानी कि SH फॉर ओपिनियन जो है हमारे पास यहाँ था 1.69 का स्केयर। सो 1.69 का अगर हम स्केयर लेते हैं सो डैट इज़ अराउंड 2.8561। सो या फिर उसको शॉर्ट में अगर हमने लिखना है तो हम इसे 2.86 लिख सकते हैं। और इसी तरह जो है हम यहाँ SFG जो है हमारे पास डैट वाज अराउंड 6.82, और इसको इन कंपैरिजन SFG के साथ ले जाते हैं और इसका भी हम स्केयर लेंगे जो कि 1.52 है, और 1.52 का स्केयर इज़ अराउंड 2.3104 या फिर इन शॉर्ट 2.31। सो इसका मतलब है कि फॉर ओपिनियन threat is from where, उसकी वजह यह है कि उसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कम है इस केस में। इसी तरह जो है अगर हम बात करते हैं फॉर गियर, threat is also from where, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2.31 जो है ये एक रिलेटिवली छोटी टर्म है
बनिस्बत 6.82 के। सो इस तरह जो है ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो है अब हम हेलिकल गियर को देख लेते हैं, और हेलिकल गियर के बाद हम उसके एग्जांपल को करेंगे जो कि थ्रू आउट सिमिलर है बिल्कुल, यानी कि जो चीज़ें हमने यहाँ फाइंड आउट की हैं और इन्हीं को ही हम यहाँ वहाँ हम यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। जी एक करेक्शन यहाँ करनी है हमने। यहाँ हमने गियर के केस में यहाँ ये 1.7 लिखा था DG की जगह, ये 1.7 नहीं होना था, ये 5.9 होना था। यहाँ फार्मूला मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए कि ये जो फार्मूला था यहाँ हमने पिच डायमीटर पुट करना था, जबकि 1.7 बेसिकली वो पिनियन का पिच डायमीटर था जो कि हमने गलती से यहाँ भी पुट कर दिया था। बेसिकली 5.9 आप पुट करेंगे तो अब आपकी वैल्यू जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रही होगी।